तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका काव्य मीना सर। और आज हम पढ़ेंगे द आर्टिस्ट चैप्टर बाय शिगा नोया। तो हम हमारे अक्षर ज्ञान मंच की इस सीरीज की शुरुआत करेंगे द आर्टिस्ट चैप्टर से। बल्कि हमें पता है कि इससे पहले और भी चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं, पर ये चैप्टर एक अपने साथ एक स्पेशल मीनिंग लेके चलता है, जिसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जिसमें काफ़ी सारे टैलेंट होते हैं, बट उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि बड़े लोगों की वजह से वो अपने टैलेंट को उभार नहीं पाता ढंग से। और ये हमारे लेखक शिगा नोया ने हमें समझाया। तो देखते हैं पहले। इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट। और मैं आपका टीचर डॉक्टर काव्य मीना। मैं आपको इस चैप्टर समझाऊंगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसको भी देखेंगे। ये हम हिंदी प्रॉपर इंग्लिश टू हिंदी में समझाएंगे। जैसे एक साइड पर हमारा लिखा होगा इंग्लिश में, और फिर उसका ट्रांसलेशन उसके ही बगल में हिंदी में लिखा होगा, ताकि आपको पढ़ते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इसमें अपने लेखक का नाम है शिगा नोया। ये एक बहुत ही जाने माने जापानीज लेखक थे। तो पढ़ते हैं हम, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ही इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ पर सेलिब्रेटेड का अर्थ है जाने माने। जाने माने। वो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है कि जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो कहानियाँ निबंध में भी हो सकती है, फिर उपन्यास के रूप में भी हो सकती है। तो शॉर्ट स्टोरी हम कह सकते हैं कि एक पेज की स्टोरी, दो पेज की स्टोरी, तो उसको शॉर्ट स्टोरी कहेंगे। तो ये 20वीं सदी के काफ़ी महान और जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो जापान में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये कौन से साल में पैदा हुए थे, कौन से साल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये देखा जाए तो ये 1883 में पैदा हुए थे, और इनका मृत्यु 1971 1971 में हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जापान के लेखक थे। तो इन्होंने वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी लिखा है। ये काफ़ी चाहते थे उन लोगों को, और ये भी चाहते थे कि दुनिया इनकी संस्कृति के बारे में जाने। जैसे कि हम जानते हैं कि देखा जाए तो 1945 के करीब, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे जापान को काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक बम फोड़ा गया था 1945 में। ये आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो फिर तब इनको ये लगा कि जापान के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो हम क्यों ना लोगों को जापान की संस्कृति के प्रति जागरूक करें, ताकि वो जाने कि जापान के साथ क्या बुरा हुआ, क्या क्या खराब चीज़ें हुई वर्ल्ड वॉर में, और क्यों क्या ये नहीं होना चाहिए था, कि लोगों को पता चले। तो देखते हैं। द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जापानीज बॉयज सेबी। यहाँ पर द आर्टिस्ट जो हमारा चैप्टर या फिर कह सकते हैं कि कहानी है, वो अनफल यानी प्रस्तुत, ये प्रस्तुत करती है हमारे सामने एक कहानी, जो कि है एक टैलेंटेड जापानीज बॉय, यानी प्रतिभाशाली जापानी लड़के जिसका नाम है सेबी। इट shows us how the adult world often causes damage to such talents। तो यहाँ पर इसका अर्थ है इट शोज, ये बताती है हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, एडल्ट मतलब जो भी काफ़ी सारे बड़े लोग हैं, वो कैसे डैमेज करते हैं। कि हम कहें तो कैसे कोई भी टैलेंट, प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है, उसकी प्रतिभा को उसकी प्रतिभा को तोड़ते हैं, उसे डिस्करेज करते हैं कहें तो एक तरीके से, ताकि वो अपने अंदर जो टैलेंट है उसको उभार ना सके, और फिर वो एक ही साधारण लड़के की तरह आगे जाकर बड़ा हो। तो आगे चलते हैं। सेबी's parents knew that he often went out to buy himself gods। सेबी's पेरेंट्स, सेबी के जो माता पिता थे, उन्हें पता था कि सेबी अक्सर गॉड खरीदने जाया करता था। यहाँ पर गॉड जो है वो एक तरीके की सब्जी होती है। इस समय काफ़ी सारी तरीके की सब्जियाँ आ जाती है, जैसे लौकी भी अपनी एक गॉड होती है, करेले को भी अपन गॉड कहते हैं, कद्दू को भी एक तरीके से गॉड कहा जाता है। तो ये ऐसे काफ़ी तरह की सब्जियाँ होती हैं,
इसमें गॉड हम लेकर चले तो कोई एक तरह की हम सब्जी मान सकते हैं। ही गॉट देम फ्रॉम ही गॉट देम फॉर अ फ्यू येन। यहाँ पर येन इसको बोलते हैं येन। और ये जापान की करेंसी होती है, जापानी की मुद्रा होती है। जैसे हमारे यहाँ पर रुपए चलता है, वहाँ पर येन चलता है। तो ये उन गॉड्स को कुछ ही येनों से खरीदता था। एंड सून ही हैड अ साइजेबल कलेक्शन। तो कुछ समय बाद तक उसके पास काफी सारा गॉड का कलेक्शन हो गया था। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. यहाँ पर बोर का अर्थ है छेद करना। जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा है हिंदी ट्रांसलेशन में, छेद छेद करता था। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है। तो वो लौकी के सिर में छेद करता था और उसके बीज निकाल देता था। तो इसका ये तरीका था। जैसे हमने यहाँ पर वैसे तो ट्रांसलेशन में लौकी लिखा है, पर आप गोल्ड को कोई सी भी सब्जी मान सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सब्जी आती हैं। तो वो उसके सिर में छेद करता था और उसके बीज निकाल देता था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रिड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल। अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट में यहाँ पर इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं गंदी बदबू, जो इसका इस वाक्य में अर्थ है। वरना अनप्लेजेंट वो कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा ना लगे, उसे भी अपन अनप्लेजेंट कहेंगे। तो वो क्या करता था, वो उसकी गंदी बदबू से छुटकारा पाने के लिए चाय की पत्तियों का उपयोग करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन ही फेच्ड द सेक which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. यहाँ पर काफी सारे शब्द हैं जिनका मतलब समझना हमें जरूरी है। पहला है फेस्ट, दूसरा है seek which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। ठीक है। इसका अर्थ है सेक। सेक यहाँ पर सेक को हम साके भी कहते हैं। मेन जो इंग्लिश में इसका शब्द होता है वो होता है साके। इसको कई लोग सेक भी बुलाते हैं। तो साके एक पेय पदार्थ होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर चाय पी जाती है, ऐसे ही जापान में साके पी जाती है। साके एक पेय पदार्थ होता है जो गरम गरम ही पिया जाता है। तो वो क्या करता था, वो साके लेकर आता था, जो उसने अपने पिता जो उसके साके पीते थे चाय के पत्तियों से बनाकर, उसको लेकर आता था। और फिर लौकी की जो सतह होती है, लौकी का जो सतह होता है उसको उससे पॉलिश करता था। ये उसमें इसको काफी मजा आता था। जैसे पहले तो उसने उसके अंदर लौकी होती है, एक बार इधर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हम गॉड को एक लौकी लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें छेद करा तो ऊपर की सतह निकाल दी, और फिर उसमें जो अंदर बीज होते हैं काफी सारे, उसको भी निकाल दिया। अब क्या करता था, उसके ऊपर का जो सतह होता है जिसे हम की सरफेस कहते हैं, उस पर ये जो साके होता है, पेय पदार्थ होता है वहाँ का, उससे उसकी पॉलिश करा करता था। अब आगे देखते हैं इससे क्या होता है। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड। पैशनेटली यहाँ पर जानने वाला शब्द है। इंटरेस्टेड इन गॉड्स। वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग द बीच, absorbed in his favorite subject, he was startled। ये भी एक काफी अच्छा शब्द है जो कि हमारी परीक्षा में आ सकता है। By an unusual sight, he caught a glimpse of the bald, elongated head of a man hurrying out of one of the huts by the beach. What a splendid God, thought Sebi। इसके बाद सेबी पैशनेटली का अर्थ है बिल्कुल दिल से, वो इंटरेस्टेड था गॉड्स में। वन डे, एक दिन, जैसे ही वो स्ट्रोल कर रहा था, स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, स्ट्रोलिंग मतलब टहल रहा था बीच पर, एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट। एब्जॉर्ब मतलब उसका ध्यान पूरा अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो कि होता है गॉड्स, उसमें केंद्रित था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट। स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड का इधर अर्थ है, यहाँ पर हो सकता है ट्रांसलेशन में गलती है तो हम बोलते हैं स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का यहाँ पर अर्थ है कि उसका ध्यान हटा। जैसे कि वो अपन जानते हैं कि गॉड्स पर ध्यान उसका लगा हुआ था, तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका ध्यान अब गॉड से हटकर कहीं और गया।
ही कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब एक नज़र, ही कॉट अ ग्लिम्स इसका अर्थ इधर लिख देते हैं नज़र। उसकी नज़र पड़ी एक बॉल्ड इलोंगेटेड हेड, इलोंगेटेड हेड, बॉल्ड का मतलब होता है टकला, इसे यहाँ पर लिख देंगे टकला, जिसके बाल नहीं होते उसे बॉल्ड कहते हैं। ठीक है। elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach। तो यहाँ पर जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, सेबी जैसे बीच पर चल रहा था, तो पहले तो ध्यान उसका गॉड में इंटरेस्टेड था, फिर उसे एक नज़र पड़ी एक टकले आदमी पर, जिसका सिर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था, जो कि एक हट, हट यानी झोपड़ी, तो वो एक झोपड़ी में से निकलता है, उसका ध्यान उस पर जाता है। वॉट ए स्प्लेंडेड गॉड थॉट सेविंग। तो जैसे कि वो उसके टकले सिर पर जाता है उसका ध्यान, तो उसे लगता है कि क्या गॉड है ये, तो वो सोचता है कि उसका जो सिर है वो स्प्लेंडेड गॉड थॉट सेविंग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो अपने पिछले पेज में लिखा हुआ था, और यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो पहले हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर एक एक शब्द का अपन उसको देखेंगे। सिविल लोकियों में गहरी रुचि रखता था। पेन कहाँ पर है, ये सीवी लोकियों में गहरी रुचि रखता था। यहाँ पर लोकियों का मतलब गॉड है। वैसे देखा जाए तो गॉड जिस इस चैप्टर में जो समझाया गया है वो काफ़ी मोटा सा फ्रूट है, पर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हम इसे लौकी बोलेंगे, बाकी इसका मेन अर्थ गॉड ही होगा। सीवी लोकियों में गहरी रुचि रखता था। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहल रहा था और अपने पसंदीदा विषय में खोया हुआ था, तो एक अनोखा दृश्य देख कर चौंक गया। उसने समुद्र किनारे बनी एक झोपड़ी से एक लंबे सिर वाले गंजे बूढ़े आदमी को निकलते हुए देखा। सिबई ने सोचा, कितनी अच्छी लौकी है। बूढ़ा आदमी गंदा सिर हिलाते हुए फिर गायब हो गया। तो यहाँ पर अब इसका अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन में आते हैं। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का क्या अर्थ होता है, गायब होना। यहाँ पर लिखा हुआ है हिलाते हुए गायब हो गया। ठीक। वैगिंग हिज बॉल्ड ग्रीमी हेड, यहाँ पर कुछ शब्द है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। वैगिंग, वैगिंग का मतलब होता है गंदा। हिज बॉल्ड, बॉल्ड का अर्थ होता है टकला, और या फिर गंजा भी कह सकते हैं। ग्रेमी हेड, ग्रेमी का अर्थ होगा गंदा। ओनली देन ही, ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। तभी सीबी ने अपनी गलती का एहसास तभी सीबी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद पर हंसते हुए खड़ा हो गया। तो हमें इधर पता चलता है कि सीबी जिसे पहले एक गॉड समझ रहा था, वो तो असल में एक आदमी और उसका सर था। तो उस पर वह काफ़ी हंसा और वो हंसते हंसते अपने घर चला गया। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। तो इसका अर्थ होगा वो हंसते हंसते अपने घर चला गया। अगले पेज पर आते हैं। वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जब। whenever he passed a grocery, तो हम जैसे जानते हैं हमारे यहाँ पर सब्जी की दुकान होती है, वैसे ही कई बाहर विदेशों में जैसे कि अमेरिका वगैरह हम देखें तो वहाँ पर सब्जी की दुकानों ग्रोसरी कहा जाता है, ये उसका इंग्लिश शब्द होता है। whenever he passed grocery, a curious shop, a curious shop, a confectioner's, or in fact any place that sold gods। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जब भी वह किराने एवं खिलौने की दुकान, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक खिलौने की दुकान को शब्द दिया गया है क्यूरियस शॉप। एक हलवाई, हलवाई को बोला गया है कन्फेक्शनर। तो हमारी एग्जाम में आ सकता है कि इस वाक्य में कन्फेक्शनर्स का अर्थ क्या है, तो उसमें हमें चार ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि किराने की दुकान, खिलौने की दुकान, हलवाई की दुकान। तो इधर हम बताएं कन्फेक्शनर का अर्थ होता है हलवाई। और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, तो हमें पता है कि सेवी को गॉड्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो जब भी किसी भी दुकान के पास से निकलता था तो देखता था कि यहाँ पर गॉड्स बिक रही है। ही स्टूड फॉर a few minutes on the end, his eyes glued to the window। ग्लूड, ग्लू अपन जैसे जानते हैं, ग्लू का अर्थ होता है क्या कहते हैं, गोंद, गोंद जिसे हम ग्लू कहते हैं, जैसे फेविकॉल फेविक्विक टाइप। तो वो उसकी आंखें
चिपक जाती थी खिड़कियों पर और देखती थी कि वहां पर गॉड है कि नहीं। अगर वहां पर गॉड होती थी तो वो अप्रेज करता था उस प्रीशियस फ्रूट को। यहाँ पर अप्रेज का मतलब होता है उसकी तारीफ करना, क्योंकि अपन जानते हैं उसे गॉड काफी पसंद थी। तो उस गॉड को निहारते हुए वो उसकी काफी तारीफ में मन ही मन करता था। इसकी आंखें कद्दू या फिर लौकी कुछ भी हम शब्द ले सकते हैं पर रुक जाती थी और उस कीमती फल के मूल्य को आंकता था। यहाँ पर ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत होगा कहे तो हम, यहाँ पर अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट का मतलब है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं इस वाक्य में है कि वो मन ही मन ये सोच रहा है कि कैसा फ्रूट है ये, कितना बढ़िया फ्रूट है, क्योंकि वो उसका पसंदीदा फ्रूट था। आगे चलते हैं। सेबी वॉज 12 years ओल्ड। यहाँ पर पहला पॉइंट ये जो ध्यान रखने लायक है, सेबी जो एक लड़का है, बॉय, जापान का रहने वाला है, जिस देश की बात हो रही है और हमारे लेखक भी उसी देश के हैं, जापान। और उसकी उम्र क्या है, 12 साल। ये हमारे परीक्षा में आ सकता है कि सेबी कितने साल का था। एंड ही वॉज स्टिल ए प्राइमरी ही वॉज स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। वो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में था। तो ये भी आ सकता है कि सेबी कौन से विद्यालय में स्टडी करता था। तो यहाँ पर आएगा प्राइमरी। तो ये हमारे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो आपको ऐसे समझा रहे हैं कि कौन कौन से सवाल परीक्षा में आपके आ सकते हैं, पर इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट भी दी जाएगी। वो हो सकता है इसी वीडियो में, नहीं तो कोई अगली वीडियो में आपके साथ साझा की जाए। तो आप उससे सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं और एक एक चेक कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया वही ऑब्जेक्टिव आपको उसमें मिलेंगे, उसके आगे आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो देखते हैं। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। पहला अपन पढ़ेंगे आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास में आफ्टर का अर्थ होता है बाद, तो क्लास के बाद। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, इंस्टेड का अर्थ होता है कि बजाय, यहाँ पर लिखा है हमने हिंदी ट्रांसलेशन में बजाय, तो अपने साथी बच्चों के साथ खेलने की बजाय वो हमेशा ही अपने शहर में घूमने चला जाता था और गॉड्स की तलाश करता था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सेबी का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था गॉड्स में। तो हमारी परीक्षा में ये भी आ सकता है कि आप वो पॉइंट्स बताइए जिनसे आपको पता चलता है कि सेबी का इंटरेस्ट गॉड्स में था। तो पहला वाक्य अपन ये लिख सकते हैं कि जैसे वो किसी टकले आदमी या गंजे आदमी को देखता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो उसे लगा कि वो एक गॉड है। इससे पता चलता है कि वो गॉड के ख्यालों में खोया रहता था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे भी वो अपने साथी बच्चों के साथ खेलने की बजाय अपने शहर में चला गया घूमने और वहां पर ढूंढने लगा कि कौन कहाँ कहाँ पर गॉड्स मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट अपन कह सकते हैं जैसे कि वो जब भी दुकानों में जाता था, शॉप्स, कई सारी दुकानें यहाँ पर हमें लेखक ने बताई है, तो उन दुकानों में भी वो सिर्फ गॉड्स ही ढूंढता था और उन्हें नहीं आता था। तो इन 3 पॉइंट पर हम एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं अगर कोई सवाल बनता है कि सेबी का गॉड्स में इंटरेस्ट था, दैट सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन गॉड्स, शो द पॉइंट्स इन द चैप्टर वेयर इट इज शोन। तो हम उधर ही उत्तर लिख कर आ सकते हैं। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड। क्रॉस लेग्ड मतलब अपने पैरों को क्रॉस कर कर, मतलब एक के ऊपर रख कर बैठना, इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। तो यहाँ पर इसका अर्थ है फिर शाम को, जैसे हिंदी ट्रांसलेशन हम में अपन देखते हैं, फिर शाम को वह अपने लिविंग रूम जैसे अपने अपन ने यहाँ पर लिख रखा है कि कोने में, कोने को अपन क्या कहते हैं, कॉर्नर। जैसे ये अपना रूम है तो इसके 4 कॉर्नर होते हैं, ये अपना लिविंग रूम है, तो सेम ही इन्हीं किन्हीं कॉर्नर में बैठकर पैर मोड़कर, यानी कि क्रॉस लेग, बैठता था और अपने फल पर काम करता था। अब यहाँ पर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का अर्थ होता है ग्रहण करना, किसी चीज को पाना या फिर ग्रहण करना। तो जैसे कि वो अपना नया नया फ्रूट लेकर आया, सेबी, तो उसे कहेंगे अपन न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। अगर आपको कुछ नए गिफ्ट में मिलता है, जैसे आपको एक पेन दिया गया, तो आप कहोगे न्यूली एक्वायर्ड पेन, आपने वो नई नई चीज ग्रहण करी। ठीक है, आप इस लाइन पर चलते हैं। When he had finished treating it, he poured in a little sake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this
इन एचेंसफुली। यहाँ पर एक तो यहाँ पर देखेंगे, when he had finished treating it he poured in a little sake। यहाँ पर कैसे कैसे वो अपने गॉड के साथ खेल खेल रहा है ये देख रहे हैं अपन। इंसर्टेड a cock stopper, तो ये कुछ शब्द जिनका हम अर्थ समझेंगे। which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in it in the especially। तो यहाँ ये थोड़ा गलती हुआ है लिखने में, ये कुछ अलग अलग शब्द in with a tin, especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, then he went to bed। तो यहाँ पर समझेंगे, हिंदी में समझते हैं क्या अर्थ है इसका। जब उसने इस पर काम करना समाप्त कर लेता था, जब वह इस पर काम करना समाप्त कर लेता था, जैसे कि उसने उसमें छेद करा, फिर उसमें वह साके डालता था। फिर एक कॉर्क स्टॉपर, कॉर्क का मतलब होता है जैसे कि कोई वाइन वगैरह की बॉटल होती है, हम डायग्राम से समझाते हैं, ये होगी वाइन। तो इसमें एक लकड़ी का ढक्कन होता है, कहीं कहीं पर लकड़ी का होता है, कहीं कहीं पर रबड़ का होता है। तो देखा जाए तो जन नॉर्मली क्या होता है, जापान में ढक्कन के इस्तेमाल करने की बजाय ऐसे एक लकड़ी का या रबड़ का ढक्कन इस्तेमाल करा जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क स्टॉपर, स्टॉपर का अर्थ है कि वो किसी भी तरल पदार्थ को उससे बहने से रोक देता है, इसलिए उसे हम कॉर्क स्टॉपर कहते हैं। कॉर्क स्टॉपर लगा देता था, जिसे उसने खुद बनाया था, विच ही फैशन हिमसेल्फ। फैशन का मतलब यहाँ पर अर्थ है बनाना। फैशन का नॉर्मल अपन अर्थ समझते हैं कि फैशन यानी कपड़ों से लेकर संबंधित होता है, पर यहाँ पर बनाने से लेकर संबंधित है। तो हम जैसे यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में ये चीज़ काफ़ी जानने लायक है कि किसी भी शब्द का मीनिंग जो हम डिसाइड करते हैं वो उसके वाक्य से डिसाइड करते हैं। जैसे फैशन का नॉर्मल अर्थ होता है कि किसी भी कहे तो कपड़े पहनने से लेकर अपन फैशन को समझते हैं, पर इस वाक्य में फैशन का अर्थ है बनाना। फैशन हिमसेल्फ मतलब उसने खुद से बनाया। रैप्ड इट इन अ टावल, यानी कि एक तौलिए में लपेटा। रैप्ड, यहाँ पर रैप्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जो एग्जाम आ सकता है। रैप्ड का मतलब लपेटना। wrapped it in a towel, put in a tin especially। टिन मतलब एक कैन भी कह सकते हैं, डब्बा कह सकते हैं, जिसमें वो अपने सारे गॉड्स को रखता था। स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली, पर्पस मतलब उसी काम के लिए उसने एक स्पेशल बर्तन या फिर टिन बना रखा था जिसमें वो गॉड्स रखता था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसे विशेष रूप से इसी के लिए रखे गए टिन में डाल दिया और अंत में पैर गर्म करने वाले चारकोल में रखा। तो चारकोल फुट वार्मर, जैसे कि अपन जानते हैं कि जापान जो देश है वहाँ पर सर्दी काफ़ी पड़ती है। हमारा जैसे भारत देश है, तो भारत देश में सर्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 40 डिग्री गर्मी पड़ेगी, और फिर 40 डिग्री, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता है 5 डिग्री तक हमारा तापमान जाता है, 40 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक। पर जापान में क्या होता है, बर्फ भी पड़ती है, तो हो सकता है कि वो -10 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान चला जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि फुट वार्मर होता है, जैसे एक पलंग ये हो गया, ये उनका पलंग या फिर टेबल कह सकते हैं। तो टेबल के नीचे एक वो यंत्र रखते हैं जिसमें काफ़ी सारे कोयले होते हैं, और उन कोयलों में हल्की हल्की धीमी धीमी आग जलती है। जैसे नहीं होता कि प्रेस में कोयले डाले जाते हैं और फिर उनको हल्का हल्का सुलगाया जाता है, वैसे ही उनके एक ये चारकोल फुट वार्मर होता है, उसको वो एक टेबल के नीचे लगाते हैं और उसके आसपास सब बैठ जाते हैं जैसे अपन आग जलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अंदर से गर्म बना रहता है। तो वो क्या करता था, एक टिन का डब्बा जो होता है जिसमें उसने सारे गॉड्स डाल रखे हैं, उसको उस चारकोल फुट वार्मर पर डाल देता था, और फिर वह बिस्तर पर चला गया। देन ही वेंट टू बेड, यहाँ पर वेंट टू बेड का अर्थ है बिस्तर में जाना और सो जाना। एक तरीके से सोने को लेकर बनाया गया है वेंट टू बेड, इसका अर्थ है कि कोई सोने जा रहा है। एज सून हैज ही woke द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर वोक का मतलब है उठना। यहाँ पर लिखा भी है ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गॉड। वो उस टिन के डब्बे को खोलता था और एग्जामिन, एग्जामिन का अर्थ है कि उसमें देखता था कि क्या हुआ। द स्किन वुड बी थोरोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। यहाँ पर मेन शब्द हमारे जो आएंगे, डैम्प आएगा, एक ट्रीटमेंट आएगा, इसका अर्थ हम थोड़ी देर बाद में समझाएंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सेवी वुड गेज अडोरिंगली एट हिज ट्रेजर
before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. Then he set out for school. यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हुई है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती हुई है, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा वैसे तो। एज ही एज सून एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जैसे ही वो अगली सुबह उठा, ही वुड ओपन द टिन। ओपन का अर्थ होता है खोलना। तो वो उस टिन के डब्बे को खोलता था। एंड एग्जामिन द गॉड, एग्जामिन का अर्थ होगा कि देखता था। वो देखता था कि उसने जो गॉड रखी थी उस चारकोल के ऊपर एक टिन में, उसका क्या हुआ। द स्किन, स्किन मतलब उसके ऊपर की सतह जिसे हम कहेंगे, वुड बी थरोली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। थरोली डैम, डैम का नॉर्मल अर्थ जो होता है वो होता है गीला होना, तो इधर लिख देते हैं डैम का अर्थ होता है गीला होना। तो जैसे कि अपन जानते हैं, जैसे कि एक ये तवा है, तवा मान लेते हैं हम चारकोल को भी, उसके ऊपर उसने टिन का डब्बा रखा जिसमें गॉड थी, एक ये गॉड बना दी। तो अगर हम गॉड को इसके ऊपर रखेंगे और वो गर्मी से, तो उसका पानी बाहर आएगा, भाप के रूप में पानी बाहर आएगा और वो ऊपर आके जम जाएगा। कुछ कुछ पानी तो भाप के रूप में उड़ भी जाता है, पर काफ़ी सारा इसकी सतह पर जम जाता है, तो इसकी सतह काफ़ी गीली हो जाती है। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि वो अपने गॉड का जो फल है। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि उसका गॉड का जो फल है वो रात भर पका, उसने पकाया चारकोल बेड पर। और फिर अब देखते क्या होता है। सेबी वुड गेज अडोरिंगली, गेज का मतलब गौर से देखना। एक सेकंड इरेज करते हैं इसको। गेज, गेज का मतलब वो देखता था उसको। काफी सारे सारे पर्यायवाची है, पहले हमने एक शब्द पढ़ा देखने का, और यहाँ पर एक दूसरा शब्द है जिसका मतलब है गेज। गेज मतलब देखना। अडोरिंगली, अडोरिंगली मतलब काफी ध्यान से, काफी प्यार से उसको देखता था। एट इज ट्रेजर, ट्रेजर, ट्रेजर का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा खजाना। तो उसके लिए जैसे कि हम देखें, पहले इसका अर्थ लिख देते हैं खजाना। गॉड जो होता था उसको काफी बढ़िया लगता, अच्छा लगता था, काफी पसंद था, तो वो उसे खजाने की तरह एक ट्रीट करता था। अब क्या करेगा कि गॉड जो उसका पक गया है चारकोल बेड पर, उसने पूरी रात रखा, तो अब उसको उसने निकाला। फिर टाइंग ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग का मतलब धागा। तो सबसे पहले क्या करता है, वो उसका तना जो होता है उस पर एक धागा लेता है और बांध देता है। स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। अब अपन जानते हैं कि ये फल रात भर जो पका चारकोल बेड पर, तो वो गीला हो गया होगा। तो अब क्या करता था, इस धागे से बांध कर इसको बाहर ले जाता था, और बाहर कोई भी डंडा वगैरह जो इसने रख रखा होगा उस पर इसको बांधा और सूरज में सुखा देता था। अब ये करके वो स्कूल चला जाता था। तो यहाँ पर अपन को एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ये भी हो सकता है कि जो सेबी था वो गॉड के साथ क्या क्या करता था, ये आप उनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको इरेज करके पूरा समझाते हैं। हम्म, ठीक है। ये तो सबसे पहले वो क्या करेगा, गॉड जो होती थी उसको बाय करता था। कहीं भी दुकान पर जाएगा, बाहर घूमने जाएगा, पहले उसे गॉड को खरीदेगा। दूसरा क्या करता था, वो उसमें छेद करता था, छेद, तो गॉड में छेद करता था। तीसरा, उसमें से बीज यानी कि सीड्स, तो सारे सीड्स उसमें से निकाल लेता था। चौथा, फिर उसमें साके से, साके जो वहाँ जापानी एक पेय पदार्थ होता है उससे पॉलिश करता था। पांचवा स्टेप, ये सब उसने कर लिया, तो उसके बाद उसको एक टिन के डब्बे में डालता था। टिन का डब्बा, और उसे चारकोल के फुट वार्मर पर रख देता था। चारकोल फुट वार्मर,
ये सब समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेगा, रात भर वो सो जाएगा, तब तक वो फल पकता रहेगा। उसके बाद सुबह सुबह वो उसको निकाल लेता था और उस पर एक धागा बांधता था, टाई ए स्ट्रिंग। उसके तने पर एक धागा बांधता था और उसे सूरज में सुखाने के लिए रख देता था, धूप में सुखाने के लिए रख देता था। ड्राई इन सन। तो ये पूरी प्रणाली हमें याद रखनी होगी कि वो गॉड के साथ क्या क्या करता था। ये हमारे उसमें परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं सेवी। सेवी के बारे में कुछ हमें बताया गया है। सेवी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। हार्बर का मतलब एक बंदरगाह शहर। जैसे पहले की हमारे कोलकाता मुंबई वगैरह ये हो गए, तो ये एक बंदरगाह शहर था। अब तो काफ़ी बड़े शहर हो चुके हैं, पर पहले एक ही बंदरगाह शहर के तौर पर देखे जाते थे। तो यहाँ पर सेवी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली है हमें। पहला, सेवी 12 साल का है। दूसरा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तीसरा, उसे गॉड पसंद है। चौथा, वो एक हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन, ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी। ऑल्दो, ऑल्दो यानी कि हालांकि, इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि हालांकि वो एक शहर था, यानी कि बंदरगाह शहर था, पर वो इतना भी बड़ा नहीं था कि उसमें कोई व्यक्ति पूरे दिन घूम सके। वो अगर कोई भी व्यक्ति उसमें घूमना चाहे तो 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकता था। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा है। सेवी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग यानी घूमना या फिर टहलना, जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल इसका किया गया है ट्रांसलेशन में, भटकना, जिसे भी हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट द स्ट्रीट्स। अबाउट मतलब ये गलियों में घूमता रहता था। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट। तो उसको गॉड काफ़ी पसंद थी, और इतनी पसंद थी कि उसे पता था कि जो भी दुकान, जो भी जगह पूरे शहर में है जो कि गॉड बेचती है, वो उसे सब याद हो गई थी। और वो हर एक उस दुकान को पहचान सकता था जहाँ पर गॉड असल में बिकती है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज का अर्थ है पहचानना। तो इस पैराग्राफ का हम मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि वो एक हार्बर टाउन यानी कि बंदरगाह शहर में रहता था, जो कि काफ़ी छोटा सा, और उसमें वो सारी गॉड बेचने वाली दुकानों को पहचानता था। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड। यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे अब। ओल्ड जो कि हम सब समझते हैं पुराना। नाल्ड, इसमें जी साइलेंट होता है तो हम इसे नाल्ड बोलते हैं। peculiarly formed peculiarly formed gods, usually favored by collectors. The type that appealed to Sevi was even and symmetrical. तो यहाँ पर सेवी के बारे में काफ़ी कुछ और जानकारियाँ दी गई है। वो पुराने, पुराने यानी कि ओल्ड, फटे हाल। नाल्ड का अर्थ होता है फटे हाल। पेक्यूलियरली फॉर्म, पेक्यूलियरली फॉर्म का अर्थ हो जाएगा अजीब गरीब। लौकी यानी कि गॉड के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता था, जो आमतौर पर संग्राहक को द्वारा पसंद की जाती थी। सीबी को सीधी और सही आकार की लौकी यानी कि गॉड पसंद थी। तो यहाँ पर देखा जाए कि सेबी को जो गॉड्स पसंद थे, वो ऐसे नहीं थे जो बाकी लोगों को पसंद आते थे। उसकी पसंद और उससे अलग थी। जहाँ की बाकी लोगों को ऐसी गॉड पसंद आती थी जो कि साधारण रूप में नहीं मिलती थी। कुछ एक आधी होती थी जो ऐसी गॉड निकल कर आए खेत में से, तो वो कलेक्टर कलेक्टर यानी कि जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, संग्राहक जिसका प्रॉपर अर्थ होगा, उन्हें पसंद आती थी। पर सेबी को जो गॉड पसंद आती थी, वो होनी चाहिए थी एकदम सही और सटीक आकार की, जो कि एक गॉड का आकार होना चाहिए, और सीधी। तो सेबी को ये दो टाइप की गॉड पसंद आती है, जो कि सीधी होनी चाहिए और सही आकार की होनी चाहिए। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। That youngster of yours only seemed to like the ordinary looking ones, said a friend of his father, pointing at the boy who was sitting in the corner, busily polishing a plain round god. इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। उसके पिता के एक मित्र ने कहा। तो यहाँ पर सेबी के पिता का कोई मित्र है, वो सेबी से कह रहे हैं, तुम्हारा वह छोटू साधारण दिखने वाली लौकियों को ही पसंद करता है।
इसका अर्थ है कि सेवी को काफी साधारण सी लोग है यानी गॉड पसंद है, ये उसके पिता के मित्र कह रहे हैं। उसने लड़कों की ओर इशारा किया जो कोने में बैठा एक उसने लड़के की ओर इशारा किया जो कोने में बैठा एक सादी गोल लौकी को चमकाने में व्यस्त था। लौकी यानी कि गोल। तो वो बता रहे हैं, उसके पिता के जो मित्र है वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो काफी साधारण सी गॉड में इंटरेस्ट रखता है, जबकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें साधारण नहीं बल्कि थोड़ी नई टाइप की अलग टाइप की गॉड पसंद है। His father said with a look of disgust. Disgust का यहाँ पर अर्थ होगा घृणा। Fancy a lad spending his time playing around like that with gods. तो इसका हिंदी अर्थ पहले हम समझें, कल्पना करो। कल्पना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर फैंसी। फैंसी अ लैड, लैड का मतलब कोई भी व्यक्ति। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड, एक लड़का अपना समय लौकी के साथ खेलने में बर्बाद कर रहा है। तो उसके फादर यानी कि उसके पिता को इस बात से काफी घृणा होती थी कि उनका बेटा जो कि है सेवी, वो लौकियों के साथ खेलता रहता था, क्योंकि काफी साधारण सी बात नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई 12 साल का लड़का जो लौकी के साथ खेले, ये काफी बच्चों की हरकतें होती है। और 12 साल के लड़के अगर साधारण रूप में देखा जाए तो लौकियों से नहीं खेलते। तो उसके पिता को ये चीज़ पसंद नहीं थी। फिर देखते हैं उनके पिता क्या बोलते हैं। सी हियर सेवी माय लैड। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे लेखक है वो किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए बॉय का इस्तेमाल ना कर कर लैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैड नॉर्मली जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है, पर यहाँ पर लेखक जो कि जापानीज है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके पिता के मित्र ने कहा, इधर देखो मेरे बालक से भी, देर इज नो यूज इन कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स। वो कह रहे हैं कि इतनी सारी गॉड्स यानी कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, what you want to do is find one or two really unusual ones। तो वो नॉर्मल लोगों का इंटरेस्ट बता रहे हैं। पहले हिंदी हम अर्थ जानेंगे। तुम्हें वास्तव में असाधारण लौकी की खोज करनी चाहिए। तो उसके पिता के मित्र जो है वो बाकी लोगों की सोच रखते हैं कि जैसे कि कोई असाधारण सी गॉड हुई तो वो काफ़ी काम की होती है, लोग उसको संग्रह करते हैं, उसको बेचते हैं, खरीदते हैं। कितनी साधारण सी लोग गॉड जो है सेवी जो उनके साथ खेलता रहता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये उसके पिता के मित्र कह रहे हैं। आगे देखते हैं। आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेवी एंड लेट द मैटर ड्रॉप। तो यहाँ पर सेवी ने क्या कहा, मुझे ये प्रकार पसंद है, और फिर बात को वहीं खत्म कर दिया। मैटर का मतलब यहाँ पर बात होगा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब छोड़ना, छोड़ना यानी कि खत्म करना। आगे देखते हैं। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। तो अब सेबी ने तो यहाँ पर ये बात को छोड़ दिया, पर उसके पिता और उसके दोस्त, उनके पिता के दोस्त और उनके पिता अभी भी उस बात पर लगे हुए थे कि सेबी जो गॉड्स के साथ खेलता है वो सही है कि गलत है। तो आगे देखते हैं। रिमेंबर द बैक रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड they had at the agricultural show last spring, said his father. It was really beautiful, wasn't it? तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं। उसके पिता ने कहा, याद करो वह बेकिंग लौकी, लौकी यानी गॉड। तो ये बेकिंग गॉड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बेकिंग गॉड ये एक प्रकार की गॉड है। मैंने जैसे आपको बताया कि गॉड कई प्रकार की होती है, तो उसका ही एक प्रकार हो जाएगा बेकिंग गॉड। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है, कौन सी प्रकार की गॉड का कौन सी प्रकार की गॉड को हमारे जो कहानी में दर्शाया गया है, कोई स्पेशल प्रकार जो कि हमारी कहानी में है, तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। इट वॉज अ रियल ब्यूटी वॉजंट इट। तो उसकी सुंदरता को निहारते हुए बता रहे हैं कि देख, याद करिए वो जो बेकिंग गॉड थी वो एक सुंदर गॉड थी कि नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। यस, आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन। उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। हाँ, हाँ, मुझे याद है। आई रिमेम्बर यानी कि मुझे याद है। दैट बिग, वह बड़ी,
और लॉन्ग का मतलब लंबी, वह बड़ी और लंबी गॉड यानी लोकी। As Seb, as Sebi listened to their conversation, conversation का यहाँ अर्थ यहाँ पर होगा बातचीत। He was laughing inwardly. Inwardly का मतलब होता है अंदर ही अंदर। इस याद रखने लायक शब्द होगा inwardly। जैसे यहाँ पे इनवर्ड में इन का इस्तेमाल हो रहा है, इन का मतलब होता है अंदर। ऐसे ही आउटवर्डली अगर आपसे पूछा जाए उसका उल्टा शब्द विलोम अगर पूछ लिया जाए क्या होगा, तो इनवर्डली का होगा आउटवर्डली, जो होगा बाहर की ओर। द बेकिंग गॉड had created quite a stir at that time. तो इसका हिंदी अर्थ जानेंगे उस समय। बेकिंग लॉकी यानी गॉड ने काफ़ी हलचल मचाई थी। तो यहाँ पर स्टर STIR इसका अर्थ होगा हलचल। बट बट का अर्थ लेकिन, when he went to see it, not knowing of course who Pekin might be, he found it a rather clumsy looking object and walked out of the show. अब इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। लेकिन जब वह उसे देखने गया, जब ये इसका अर्थ है जबकि वो बेकिंग गॉड को देखने गया, यहाँ पर उसे यह भी पता नहीं था कि बेकिंग गॉड आखिर होता क्या है, पर फिर भी वो से भी उसे देखने जाता है। तो उसे वह लौकी बहुत बेकार सी लगी, वह तुरंत प्रदर्शनी से बाहर चला गया। यहाँ पर प्रदर्शनी यानी कि शो का अर्थ है प्रदर्शनी। तो जैसे ही उसने बेकिंग गॉड को देखा, तो अपन जानते हैं कि उसे साधारण सी ही गॉड पसंद थी, उसे कोई अतरंगी आकार की गॉड पसंद नहीं थी। और इस हमें वाक्य से पता चल रहा है कि वो जो गॉड थी वो साधारण सी नहीं दिखती थी, थोड़े अतरंगे ढंग या आकार की थी, तो वो सेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सेबी इंटरप्टेड। अब सेबी उनके पिता और उनके फ्रेंड, उनके दोस्त जो है उनकी बातचीत में टोकता है। I didn't think so much of it. It was just a clumsy, great, heavy thing. सेबी ने बीच में टोका, मुझे यह ज्यादा पसंद नहीं आई, यह केवल भारी भरकम चीज थी। तो यहाँ पर क्लमजी का क्लमजी ग्रेट हैवी थिंग का अर्थ है भारी भरकम चीज। तो सेबी कहता है कि मुझे तो वो गॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। His father opened his eyes wide in surprise and anger. तो उनके पिताजी होते हैं, उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है, अचंभा होता है इस बात को लेकर कि ऐसा कैसी बात हो गई कि जो चीज़ सबको पसंद आई वो सेबी को पसंद नहीं आ रही। तो वो काफ़ी सरप्राइज यानी आश्चर्य में देखते हैं सेबी को, और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है, एंगर जिसे कहेंगे। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, when you don't know what you are talking about, you'd better shut up. Sebi did not say another word. तो उनके पिता चिल्लाए और बोलते हैं यह क्या है, यह क्या है का इंग्लिश होगा व्हाट्स दैट। ही शाउटेड, जब तुम्हें पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हेन यू डोंट नो। नो का मतलब जानना, तो जबकि तुम यानी कि यू, डोंट का मतलब नहीं और नो का मतलब जानना। तो जबकि तुम नहीं जानते व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट का मतलब क्या, यू का मतलब तुम, टॉकिंग का मतलब बोल रहे हो। तो उनके पिता कहते हैं जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस बारे में बोल रहे हो, देन यू वुड बेटर शट अप, तो उससे बढ़िया है कि तुम चुप रहो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, उसके आगे सेबी ने कुछ नहीं बोला और वो चुप रहा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. इसका अर्थ होगा एक दिन जब वह एक अपरिचित गली, इसे थोड़ा इरेज करेंगे, एक अपरिचित गली। तो वो एक गली में जाता है जो जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसे बैक स्ट्रीट का नाम यहाँ पर दिया गया है। वैसे बैक स्ट्रीट का अर्थ ये होगा कि जो आपके पिछवाड़े में जो गली होती है उसे हम बैक स्ट्रीट कहेंगे, पर यहाँ पर उस गली का अर्थ ये होगा कि अपरिचित गली होगा। मैं टहल रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत की दुकान मिली। तो यहाँ पर स्टॉल, स्टॉल का अर्थ होगा दुकान, तो फ्रूट स्टॉल यानी फ्रूट की दुकान मिली। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परमिजन्स, परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। तो वो
उधर सूरमा और संतरे बेच रही थी। जैसे कि अपन जानते हैं वो एक फ्रूट स्टॉल है। तो वहाँ पर वो क्या क्या बेच रही थी? ड्राइड सूर ड्राइड सूरमे यानी कि सूखे सूरमे और संतरे। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ कॉर्ड्स। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दुकान के पीछे के घर के दरवाजे पर उसने लौकी का एक बड़ा गुच्छा लटका रखा था। यहाँ पर क्लस्टर क्लस्टर का जो अर्थ होगा वो होगा एक गुच्छा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं उसने घर के आगे ही दुकान लगा रखी है। तो दुकान के पीछे, जैसे कि एक ये दुकान हो गई तो इसके पीछे उसका घर हो जाएगा। ये उसका घर हो गया। उसके आगे उसने एक ये दुकान लगा रखी है। तो उस घर के दरवाजे पर उसने एक लौकियों का यानी कि गॉड्स का गुच्छा लटका रखा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कैन आई हैव अ लुक सेड सेबी एंड immediately ran behind the stall to examine the gods। अब जैसे ही उसका ध्यान गॉड्स पर गया तो उसने पूछा, सवाल किया कि क्या मैं इस पर एक नज़र दे सकता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। Suddenly he caught a sight of one about 5 inches long. At first glance, it looked quite ordinary, but something about it made Sebi's heart beat faster. अब इसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे। सेबी ने कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? और तुरंत स्टॉल के पीछे भागा और लौकियों की जांच करने लग गया, यानी कि उसे देखने लगा। अचानक, यहाँ पर सडनली शब्द जो अर्थ है उसका अर्थ होता है अचानक। ही कॉट साइट ऑफ ही कॉट साइट ऑफ तो कॉट साइट ऑफ समथिंग का अर्थ होता है किसी की नज़र पड़ना, किसी की नज़र को पकड़ना इसका लिटरल मीनिंग होगा। पर जो इसका असल अर्थ समझा जाए तो उसकी नज़र किसी पर पड़ी और वो थी एक 5 इंच लंबी लौकी पर। पहली नज़र में वह काफ़ी साधारण लगी। साधारण का मतलब हो गया यहाँ पर ऑर्डिनरी। लेकिन लेकिन का अर्थ होगा बट उसमें कुछ ऐसा था जिसने सिवी का दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। इसका इंग्लिश क्या होगा? मेड सेवीज हार्ट बीट फास्टर। बीट का अर्थ हो जाता है धड़कना। तो इधर क्या देखता है कि सेबी ने एक लौकी देखी, यानी कि गॉड, जिसका साइज जो था 5 इंच था। तो काफी छोटी गॉड थी अगर देखा जाए तो। और जैसे ही उसने वो देखी तो थी तो काफी वो साधारण सी, फिर भी सेबी को एक तरीके का उससे आकर्षण हुआ। तो देखते हैं ऐसा क्यों था। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो वीडियो है 2 पार्ट में बनाई है। पहला पार्ट केवल यही तक है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो कहानी है द आर्टिस्ट, वो 2 भागों में विभाजित हम करके पढ़ा रहे हैं। इसके 2 भाग होंगे, 1 से 20 पैराग्राफ तक और 21 से 39 पैराग्राफ तक। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया वो 1 से 20 पैराग्राफ तक पढ़ाया है और अगली जो हम वीडियो रिलीज करेंगे वो रिलीज करेंगे 21 से 39 पैराग्राफ तक की। तो आप देखिए, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इससे कोई भी सवाल होता है, जैसे कि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है या फिर कुछ और अच्छा किया जा सकता है वीडियो में, तो हमें उसका भी सुझाव दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ये हमारी पहली इंग्लिश प्लेलिस्ट की वीडियो है अक्षर ज्ञान मंच चैनल पर। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम पूरी इंग्लिश क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट निकालें। अभी तक ये आधा ही भाग, पहला भाग चैप्टर द आर्टिस्ट का, और हम इसका दूसरा भाग भी कुछ ही समय में निकालेंगे। और आप उसे भी देखिएगा और बताइएगा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो। पर इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले एक कोट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एवरी ग्रेट जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्मॉल स्टेप ऑफ लर्निंग। तो इसका अर्थ होगा, जैसे कि हम कोई भी यात्रा चालू करते हैं तो यात्रा जो हम चलते हैं वो हर एक कदम से मिलकर बनी होती है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे कोई भी हम यात्रा जो चालू करते हैं वो हर एक एक कदम से मिलकर बनी होती है। तो जैसे कि हमने एक पहला चैप्टर का, ये द आर्टिस्ट जो चैप्टर है उसका एक पार्ट रिलीज करा है, वैसे हम बाकी सारे पार्ट रिलीज करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इन सभी जो वीडियोज आएंगी उनसे सीखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हों।
तो ये जिसने कहा है, इनका नाम है लाओ त्सु। ये भी जापान और चाइना के काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे, लाओ त्सु, जिनके नाम पर एक रिलीजन भी चलता है, ताओइज्म। तो इन्होंने काफ़ी सारी सीख की बड़ अच्छी बातें कही, जिनका फॉलो काफ़ी लोग करते हैं। उसका ही एक कोट था, तो ध्यान रखिएगा। एवरी ग्रेट जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्मॉल स्टेप ऑफ लर्निंग। तो हमने भी एक स्मॉल स्टेप लिया है, एक छोटा सा स्टेप लिया है आपकी पढ़ाई और आपके विकास के लिए। एक सीरीज़ निकाली जाए। हमने हर सब्जेक्ट में ये सीरीज़ निकालेंगे। ये अभी इंग्लिश की सीरीज़ मैं काव्य मीना सर, डॉक्टर काव्य मीना सर आपके ले रहा हूँ। बाकी इसके साथ ओपी सर हाल ही में एक मैथ की सीरीज़ भी आपकी लेंगे, और नंद सर एक ज्योग्राफी की सीरीज़ भी अभी ले रहे हैं। इसके साथ अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की सीरीज़ भी चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर हमें बताएं यदि आपको कोई सुझाव लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।